हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 13। इसका नाम है कारक, मतलब केस। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं ये नया अध्याय। बच्चों, इससे पिछली कक्षाओं में हमने जो भी पढ़ा था आप सभी ने उसका अभ्यास अच्छी तरीके से कर लिया होगा, है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करें आज एक नया अध्याय। आइए बच्चों, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कारक केस के बारे में। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा में वाक्य निर्माण के समय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के अतिरिक्त कारक चिन्हों का प्रयोग कारक चिन्हों का महत्वपूर्ण योगदान है ना। ये ही शब्दों को आपस में जोड़कर अर्थपूर्ण बनाते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये आपको याद रखना है कि कारक चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं। और कारक चिन्ह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये हमारे, जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं, कुछ भी हम बोलते हैं, तो उसको पूर्ण कैसे करते हैं? हमारे कारक चिन्हों के द्वारा। अगर कारक चिन्ह नहीं होंगे तो हमारे द्वारा बोला गया कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें। हम निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं और इन पर विचार करते हैं कि ये क्या है। पहला है निरर्थक शब्द। निरर्थक मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो देखिए पहला क्या है? अर्जुन दुर्योधन युद्ध किया। क्या इसका कोई अर्थ समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा ना, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए। लेकिन इसका सार्थक शब्द, मतलब जिसमें हम अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसका एक सही अर्थ होगा। तो सार्थक वाक्य क्या होगा? देखिए, अर्जुन ने दुर्योधन से युद्ध किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ने और से, ये क्या है? कारक चिन्ह है। ठीक है बच्चों, ये लगाने से हमारा एक वाक्य पूरा हो चुका है। ठीक है, दूसरा देखिए, तरबूज चाकू काटो। क्या ये सही है? अशुद्ध है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें कि तरबूज को चाकू से काटो, तो इसमें को और से आया है, तो ये आ गया आपके एक सार्थक वाक्य। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, पिताजी रेल पटना जाएंगे। ये भी नहीं आ रहा समझ, है ना। आगे देखिए, पिताजी रेल से पटना जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है बच्चों, देखिए आपने उपयुक्त उदाहरणों में देखा कि ने, से, को शब्दों से वाक्य अर्थपूर्ण लग रहे हैं, है ना बच्चों। ये सारे के सारे अर्थपूर्ण बन चुके हैं। तो ये कारक चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, आपको समझ आया? ये हमने जो बीच में ने, से, को, से ये सब लगाया है, ये सब क्या है? आपका कारक चिन्ह ही है। ठीक है, चलिए अब आगे इसकी परिभाषा देखिए। संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को परसर्ग या कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केसेस। देखिए कारक के निम्नलिखित भेद होते हैं। तो देखिए कौन कौन से। यहाँ वास्तव में कारक की परिभाषा के अनुसार संबंध तथा संबोधन कारक नहीं है, किंतु हिंदी में सरलता के सिद्धांत का पालन करते हुए इन दोनों को भी कारक मान लिया गया है। इस प्रकार हिंदी में 8 कारक कहे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, तो इन 8 कारकों का परिचय इस प्रकार है। चलिए बच्चों, एक एक करके इन सारे के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहला है कर्ता कारक। तो देखिए, जिस शब्द से कार्य अर्थात क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि पुजारी ने आरती की, तो पुजारी ने, ठीक है, तो यहाँ पर पुजारी आरती की क्रिया को करने वाला है ना। पुजारी यहाँ पे करता है, तो अतः वह करता है। ठीक है बच्चों, कुछ स्थानों पर इस कारक के चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है, फिर भी वहां कर्ता कारक होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि पुजारी पूजा करता है। अब देखिए पहले में ने आया था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है? ने को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी ये क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब दूसरा, कर्म कारक। वाक्य के जिस शब्द पर कर्ता द्वारा की जा रही क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये बंदर फल को खाता है। ठीक है, अब फल को आप देख रहे हैं, यहाँ पे फल को खाता है, तो इसमें क्या हो रहा है? क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है ना। किस पर? कर्ता के द्वारा क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर खाने का प्रभाव फल पर पड़ रहा है। ठीक है, या अतः यहाँ फल कर्म कारक है। ठीक है बच्चों, अनेक स्थानों पर कर्म कारक के चिन्हों को का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है बच्चों, फिर भी वहां कर्म कारक होता है, जैसे कि बंदर फल खाता है। ठीक है, आइए बच्चों देखिए तीसरा, करण कारक। तो देखिए वाक्य में जिसकी सहायता से कार्य अर्थात क्रिया की जाती है, ठीक है बच्चों, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कि मछुए ने जाल से मछली पकड़ी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? जाल से किसके द्वारा मछली पकड़ी? जाल के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर जाल मछली पकड़ने का साधन है। ठीक है, अतः यह करण कारक है। ठीक है बच्चों, करण कारक का चिन्ह के द्वारा भी होता है, जैसे मछुआरे ने जाल के द्वारा मछली पकड़ी। ठीक है, अब देखिए चौथा,
संप्रदान कारक। तो देखिए वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिस कोई वस्तु सदैव के लिए दी जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि देखिए पिताजी बालक के लिए खिलौना लाते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या है, बालक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लाने, यहाँ पर खिलौना लाने की क्रिया बालक के लिए की जा रही है ना बच्चों। तो यहाँ पे जो भी क्रिया की जा रही है किसी विशेष व्यक्ति के बारे में की जा रही होती है, अगर उसका बोध होता है तब हम कह सकते हैं कि वो हमारा संप्रदान कारक है, ठीक है। अतः वह संप्रदान कारक है। इस कारक का चिन्ह को भी है, जैसे कि पिताजी बालक को खिलौना देते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखो 5वां अपादान कारक, ठीक है। देखिए वाक्य में जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि राधा के सिर से मटकी गिरकर टूट गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर मटकी सिर से अलग हुई है ना। मटकी पहले सर पर रखी थी, अब वो टूटकर मतलब अलग हो गई है, तो ये क्या है, वहां पे अलग होने का बोध हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो आप कह सकते हैं आते हैं वह अपादान कारक है, ठीक है बच्चों। आइए अब 6वां संबंध कारक। तो देखिए वाक्य में जब संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया से ना होकर किसी अन्य संज्ञा से होता है तो उस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द में संज्ञा संबंध कारक होता है, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे कि तुम्हारा कुत्ता बहुत सुंदर है, तो किसका, तुम्हारा कुत्ता, संबंध पता चल रहा है ना। यहाँ पर सर्वनाम तुम्हारा का संबंध संज्ञा कुत्ते से है, ठीक है। तुम्हारा, अतः तुम्हारा में संबंध कारक है, ठीक है बच्चों। आइए अब यह भी जाने, देखिए क्या महत्वपूर्ण बात है, वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया से ना होने के कारण ही संबंध को कारक नहीं माना जाता है। तो बच्चों आपको समझ आया क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया से ना होने के कारण, मतलब जब इन दोनों का संबंध जो है वो क्रिया से नहीं होता है, इसी वजह से हम संबंध कारक नहीं मानते, ठीक है। अब आगे देखो 7वां अधिकरण कारक। तो देखिए वाक्य में जो क्रिया का आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि मीना रसोई में चाय बनाती है, ठीक है। यहाँ पर चाय बनाने की क्रिया का आधार रसोई है ना। चलिए आगे देखिए, क्योंकि चाय उसी में बनाई जा रही है, ठीक है बच्चों। अतः रसोई में अधिकरण कारक है, ठीक है बच्चों। चलिए 8वां देखिए संबोधन कारक, ठीक है। तो वाक्य में जिन शब्दों द्वारा किसी को संबोधित किया जाता है अथवा पुकारा जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि केशव अब सो जाओ, रात हो गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी को मतलब यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है ना, किसी को पुकारा जा रहा है कि केशव अब सो जाओ, रात हो गई है, ठीक है। यहाँ पर केशव को संबोधित किया जा रहा है, अतः उसमें संबोधन कारक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको सारे भेद अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। चलिए बच्चों अब आइए ये भी जानते हैं इन्होंने क्या महत्वपूर्ण बात दी है। चलिए देखिए, तो संबंध कारक की भांति संबोधन में भी संज्ञा शब्दों का क्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसे भी कारक नहीं माना जाता है। तो बच्चों आपको समझ आया कि ये जो यहाँ पे क्या है, संबंध कारक है, उसका क्या बताया गया है कि भांति संबोधन भी यहाँ पे संज्ञा शब्दों से क्रिया से कोई भी संबंध नहीं रखता है, इसी वजह से हम इसका कारक चिन्ह नहीं कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। तो चलिए देखें डिफरेंस इन बिटवीन एक्यूसेटिव केस एंड दी डेटिव केस, ठीक है। चलिए देखिए कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में विभक्त चिन्ह पर सर्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का अभाव होता है, ठीक है, जबकि संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है। जैसे कि देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला अध्यापक ने मोना को पढ़ाया, को है ना, इसमें क्या हो रहा है, कर्म कारक और क्रिया प्रधान है, क्या कर रहे हैं वहां पे, पढ़ा रहे हैं। दूसरा देखिए अध्यापक ने मोना को पुस्तक दी, संप्रदान कारक है और देने के भाव से प्रधान है ना बच्चों। चलिए अब आगे देखिए करण कारक और अपादान कारक में अंतर। चलिए देखिए, तो करण कारक और अपादान कारक दोनों ही कारकों का विभक्त चिन्ह से है, ठीक है। करण कारक में से किसी साधन से काम करने को दर्शाता है, जबकि अपादान में से अलग होने का भाव प्रकट करता है, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ आया, ठीक है। आइए उदाहरण देखें, जैसे कि पहला है रोहित पेन से लिख रहा है, ठीक है, तो इसमें करण कारक है और साधन के द्वारा, तो करण क्या है यहाँ पे, पेन है ना। दूसरा देखिए घुड़सवार घोड़े से गिर पड़ा, ठीक है, तो ये अलग हो रहा है, ठीक है, तो अपादान कारक है और अलग होने का भाव है, ठीक है बच्चों। आइए तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन अभी हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं। देखिए बच्चों
आओ कुछ बताएं। तो देखिए बच्चों क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए बच्चों एक एक करके आप सब मुझे इसके उत्तर दीजिए। क देखिए क्या है, कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर बताइए। तो देखिए कर्म कारक क्या था बताइए। देखिए बच्चों तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए कर्म कारक क्या होता है, जिस वाक्य में कर्ता के द्वारा क्रिया पर प्रभाव पड़ता है वो होता है आपका कर्म कारक, ठीक है। और संप्रदान कारक क्या होता है, जिसमें क्या होता है, संप्रदान कारक का मतलब है जिसके लिए क्रिया की जाती है, ठीक है। किसी भी वाक्य में कोई भी क्रिया की जा रही है, जिसके लिए की जा रही है वो आपका संप्रदान कारक है, ठीक है। आइए ख देखें, करण कारक और अपादान कारक में अंतर बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों तो इसका उत्तर होगा आपका ख का। करण कारक क्या होता है, देखिए किसी भी वाक्य में जब क्रिया की जाती है तो किसी साधन के द्वारा की जाती है ना, तो अगर किसी साधन के द्वारा की जा रही है वो होता है आपका करण कारक। और अपादान कारक क्या होता है, जिन वाक्यों में जिस क्रिया के द्वारा ये पता चले कि जो वस्तुएं हैं वो अलग हो रही हैं, पृथक हो रही हैं, तो वो होता है आपका अपादान कारक, ठीक है बच्चों। आइए आओ कुछ करें। अगला प्रश्न देखिए, तो पहला है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला देखिए क, संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, कारक कहते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए ख, वाक्य में जिसकी सहायता से कार्य अर्थात क्रिया की जाती है उसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम करण कारक, ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखिए प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों की कारक संबंधी अशुद्धियां ठीक करके लिखिए। तो देखिए क्या, देखिए क्या है, बंदर पेड़ में है तो हम क्या कह सकते हैं, बंदर पेड़ पर है, ठीक है। ख देखिए, पर्वतों से सौंदर्य अद्वितीय है तो हम क्या कह सकते हैं, पर्वतों का सौंदर्य अद्वितीय है, ठीक है। ग देखिए, लड़के दीवार से कुछ लिख रहे हैं, नहीं, लड़के दीवार पर कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। घ देखिए, जरा चाकू को खरबूजा काट दीजिए, नहीं, हम कहेंगे कि जरा चाकू से खरबूजा काट दीजिए, ठीक है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें क, कारक की परिभाषा 100 उदाहरण समझाइए, क्या होता है बताइए। देखिए किसी भी वाक्य में जिन शब्दों के द्वारा हम वाक्यों को, उनके शब्दों को जोड़ते हैं वो होते हैं आपके कारक, ठीक है। देखिए मैं आपको इसकी परिभाषा दिखाती हूँ, अभी हमने ऊपर देखा था है ना। आइए तो देखिए क्या है, यहाँ देखिए संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को परसर्ग या कारक कहते हैं, ठीक है बच्चों। आइए अब इसका उदाहरण देखते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, तरबूज चाकू काटो, यह शुद्ध है, लेकिन इसमें हमने लिखा था तरबूज को चाकू से काटो, है ना। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें कारक के कितने भेद होते हैं नाम लिखिए। तो कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या होगा। पहला क्या है यहाँ पे देखिए, कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक, ठीक है बच्चों। आइए अब आगे देखिए तीसरा प्रश्न। तो ग, कर्ता कारक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो कर्ता कारक का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम जो क्रिया को कर रहा है, ठीक है, जो काम को कर रहा है उसका बोध होता है, तो वो होता है हमारा कर्ता कारक, ठीक है बच्चों। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों ये है आपका सबसे पहला यहाँ पे कर्ता कारक। तो क्या बोला गया था यहाँ पे कि जिस शब्द से कार्य अर्थात क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है वो होता है कर्ता कारक। उदाहरण के लिए क्या कह सकते हैं कि पूजा, कि पुजारी पूजा करता है, ठीक है। चलिए बच्चों अब इसका देखिए अगला प्रश्न, ये है आपका घ, अपादान कारक में किस परसर्ग का प्रयोग होता है। तो देखिए अपादान कारक क्या होता है कि जहां पे जो दो शब्दों से ऐसा पता चलता है कि वहां पे कोई वस्तु पृथक हो रही है, अलग हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि हमने क्या देखा था कि राधा के सर से मटकी टूटकर गिर गई, है ना। तो पहले मटकी कहाँ थी, राधा के सर पर थी, पर वो गिरकर टूट गई, ठीक है। तो से कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों मैं आपको इसका दिखा देती हूँ, ये देखिए अपादान कारक, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ सिर से, राधा के सिर से मटकी गिरकर टूट गई, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे करें। तो बच्चों देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन बच्चों इसके अंतिम में आपको एक प्रश्न पत्र दिया गया है, प्रश्न पत्र 1, ठीक है, जो कि पाठ का 1 से 13 के आधार पर है। तो चलिए बच्चों इसे पूरा कर लेते हैं। आइए बच्चों सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए क, भाषा क्षेत्रीय रूप क्या कहलाती है, बताइए क्या कहते हैं उसे, बोली कहते हैं, ठीक है बच्चों। ख देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखिए, नीचे लिखे
शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि क है, उपसर्ग शब्दों के अर्थ में डैश कर देते हैं। क्या कर देते हैं बताइए? उपसर्ग क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं ना। ख देखिए, संज्ञा के डैश भेद होते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। ग देखिए, जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन में हो सकता है, ठीक है। घ देखिए, समास का अर्थ है, क्या होता है बताइए? समास का अर्थ देखिए बच्चों, तो समास का अर्थ क्या होता है? जो हम क्या कर देते हैं, उसको बड़े वाक्य को छोटा करके लिख देते हैं ना। तो क्या अर्थ है बताइए उसका? उसको हम लिख देते हैं लघुतम रूप में, है ना। चलिए बच्चों, अब तीसरा प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो देखिए, पहला है छात्र छात्रा, दूसरा ख शिक्षक शिक्षिका, ग पुस्तक पुस्तिका, तितलियां तितली, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आइए मिलाएं इसे। पंजाबी की लिपि कौन सी है बताइए? गुरुमुखी, ठीक है। हिंदी की कौन सी है? देवनागरी। उर्दू की कौन सी है? फारसी। और अंग्रेजी की क्या है? रोमन, ठीक है बच्चों। आइए आप करें 5वां प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों, तो क है, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण क्या होता है बताइए? मुख से निकली हुई ध्वनियां, ठीक है, वर्ण कहलाती हैं, ठीक है। और वर्ण को हम और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। ख देखिए, संधि के भेद बताइए। तो संधि के कितने भेद होते हैं बताइए? 3 भेद, है ना। एक था स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, और कौन सा था बताइए? चलिए बच्चों, तो क्या उत्तर है इसका? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, ग अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? तो क्या पढ़ा है अभी हमने? जिन शब्दों से हमें किसी भी निश्चित व्यक्ति का पता नहीं चलता है, निश्चित संज्ञा का पता नहीं चलता है, ठीक है, वो होते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कुछ, कोई, ठीक है, आपको निश्चित संज्ञा का बोध नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। हमने अध्याय भी कर लिया और हमारा प्रश्न पत्र 1 भी कर लिया है, ठीक है बच्चों। मैं आशा करती हूँ आपने ये अध्याय बहुत अच्छे से सुना होगा, समझा होगा और सारे ही प्रश्नों को बहुत अच्छे से पूरा करा होगा, है ना बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।